सम्मानित सभी क्षेत्रवासियों, बरसावास में बुद्ध विहार में चल रहे धम्म देशना कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और इस हमारी धम्म देशना का लाइव प्रसारण हो रहा है। जो भी सम्मानित उपासक उपासिकाएं ये हमारी लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, यह धर्म का काम है, धर्म का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचे, इसलिए आप इसे फॉरवर्ड करते रहें और लाइक करते रहें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे और आपको नित्य भगवान बुद्ध और उनका धर्म, महान धर्म ग्रंथ का पाठन सुनने को मिलता रहे। हमारा भारत में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा ग्रहण किया गया बुद्ध धर्म किस तरीके से फैले और किस तरीके से इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकें, आप लोगों के सहयोग से हमारा ये प्रयास है। अभी हमने कल की गाथा में आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया था कि प्राचीन शाक्यों की परंपरा में कपिलवस्तु राज्य में एक शाक्य संघ था। वो शाक्य संघ पूर्ण रूप से प्रजातंत्र प्रणाली पर कार्य करता था और राजा कोई भी जननीति लागू करने से पूर्व उसका निर्णय संघ के माध्यम से लेता था और संघ जो जनहित में उचित समझता था वह योजना बनाता था। जब रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर के कोली वंश और शाक्य वंश के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और सेनापति ने यह निर्णय ले लिया कि अनिवार्य रूप से 20 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के समस्त कपिलवस्तु के नागरिकों को अनिवार्य सेना में भर्ती होकर के भाग लेना होगा और कोली वंश के विरुद्ध युद्ध करना होगा। सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध में शाक्य कुल का, शाक्य वंशियों का हित न देखते हुए युद्ध के समाधान का सुझाव दिया। वो समाधान शाक्य सेनापति को क्षत्रियों के अनुकूल नहीं लगा। जब क्षत्रियों के अनुकूल नहीं लगा और सिद्धार्थ गौतम अंत समय तक युद्ध का विरोध करते रहे तो शाक्य संघ ने निर्णय लिया कि जो शाक्यों की बहुमत से लिए गए निर्णय को अगर कोई विरोध करेगा तो उसके लिए दंड व्यवस्था भी थी। उसी दंड के तहत यह निर्णय लिया गया कि सिद्धार्थ को दंड दिया जाए। वो दंड कबूल करने के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। आगे का वृत्तांत हम आपको
धर्म ग्रंथ से सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट करें। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि जब तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इस आशय का अवश्य ही पता चल जाएगा और वह निश्चित इसी पूर्व निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया है, और तब वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझाता हूं। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं प्रावर्जक वन देश को छोड़कर जा सकता हूं। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सेनापति ने सोचा, यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि सिद्धार्थ इस कार्य में परिणत कर सकेगा कि नहीं। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा। उसने कहा, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले या न मिले, मैं तुरंत यह देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता है। अंततः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। प्रिय धर्मबंधुओं, जैसा कि पूर्व में आपको बताया जा चुका है कि संघ प्रजातंत्र व्यवस्था पर आधारित था और संघ को किसी को दोषी पाए जाने पर 4 प्रकार की सजा देने का अधिकार था। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, देश निकाला अथवा संपत्ति को करना। किंतु इसमें एक शर्त थी, चूंकि कपिलवस्तु आपसी संघर्ष की वजह से, कोली और शाक्यों के कई बार के संघर्ष की वजह से आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका था कि उसे पड़ोसी राज्य प्रसेनजित, जो कौशल राज्य था, जहां का राजा प्रसेनजित था, उसके बहुत सारी शक्तियों के अधीन हो चुका था। इसलिए जब किसी को देश निकाला दिया जाए अथवा मृत्युदंड दिया जाए तो राजा प्रसेनजित से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब चूंकि सिद्धार्थ गौतम ने दंड के रूप में यह स्वीकार कर लिया था कि मैं राज्य छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन मेरे माँ बाप की संपत्ति पूरक नहीं की जाए, जिसके लिए संघ पूर्ण रूप से सक्षम था। लेकिन सिद्धार्थ का ऐसा मानना था कि दोष मैंने किया है, संघ के युद्ध नीति का विरोध मैंने किया है, तो दंड मुझे ही मिलना चाहिए, मेरे माँ बाप को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन संघ को यह शक था कि हम सिद्धार्थ को देश निकाले का दंड देते हैं तो राजा प्रसेनजित को अवश्य पता लगेगी, और राजा प्रसेनजित सिद्धार्थ को राजपुत्र होने के नाते और उन दोनों राजघरानों में मित्रवत संधि होने की वजह से राजा प्रसेनजित इस कार्य के लिए हमें अनुमति नहीं देगा और वो स्वयं हमारे संघ के विरुद्ध युद्ध कर सकता है।
इस बात को लेकर के संघ की मर्यादा भी दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने वचन दिया था, मैं किसी भी कीमत पर संघ की भी मर्यादा भंग नहीं होने देना चाहता और मैं संघ के आदेश का पालन भी करते हुए कोई भी अपनी अपील शिकायत राजा प्रसेनजित से नहीं करूंगा और मैं देश छोड़ करके चला जाऊंगा। देश छोड़ के जाना, गृह त्याग की जो घटना थी उसे प्रावृत्तिक घटना कहते हैं। प्रवृत्त होना, संन्यास धारण कर लेना। तो संघ को शंका थी कि इस बात के लिए अपने राजा को, अपने पिता को शुद्धोधन कैसे सहमत कर पाएंगे। इनकी रूपवती सुंदर पत्नी कैसे इनको अनुमति देगी कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। निश्चित ही ये शिकायत राजा प्रसेनजित पर पहुंचेगी। तो अभी तो हम कोली वंश के लोगों से युद्ध करना चाह रहे थे, फिर राजा प्रसेनजित हमारे विरुद्ध युद्ध छेड़ सकता है, राजा का पक्ष ले सकता है सिद्धार्थ गौतम का, तो हम उस मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हमारे जो परंपरा है संघ की, उस नीति का हम पालन नहीं कर सकेंगे। तो सिद्धार्थ गौतम ने सभी की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए संघ को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप बेफिक्र रहिए, ये मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं धर्म का पालन करूं, अर्थात अपने नैतिक दायित्व का पालन करूं और संघ की मर्यादा का भी ध्यान रखूं। इसलिए माँ बाप को मनाना, पत्नी को मनाना, उनसे स्वीकृति लेना, यह मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य है। मैं उन्हें मना लूंगा, उनसे स्वीकृति ले लूंगा और फिर भी किसी तरीके से मैं असमर्थ रहता हूं, तब भी मैं बिना किसी गिला शिकवा के प्रवृत्त होकर के राज्य को त्याग करके चला जाऊंगा। तो सम्मानित साथियों, सिद्धार्थ गौतम के बारे में जो अब तक के इतिहास में पढ़ाया जाता है, या जिन लोगों को सिद्धार्थ गौतम के संन्यास्त होने की जो घटना के बारे में जानकारी है, वो यही है कि उन्होंने एक वृद्ध को देखा, एक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को देखा, एक मृत्यु व्यक्ति को देखा और इन तीनों का जब जवाब पूछा तो उनके सारथियों ने यही बताया कि अनिवार्य घटनाएं, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु मनुष्य के जीवन में अनिवार्य घटनाएं, ये होनी है सबके साथ में और ये तुम्हारे साथ भी होगी। इसी बात को सुनकर के उनका हृदय प्रवर्तित हो गया और उन्होंने गृह त्याग का निर्णय ले लिया। ऐसी जानकारी पूरे देश में और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में दिया हुआ है। सम्मानित श्रोतागणों, यह बात नितांत गलत है, एकदम भ्रामक है, तथ्य रहित है, सत्य से अलग है। क्योंकि जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया था, उनकी उम्र लगभग 28 वर्ष की थी और 28 वर्ष की उम्र का एक नौजवान राजकुमार, बहुत ही ध्यानी, बहुत ही ज्ञानी, सामर्थ्यवान, शादीशुदा, राज्य में भ्रमण करने वाला और 8 वर्ष तक शाक्य संघ का सदस्य होकर के
उसकी बैठकों में भाग लेकर के उनमें सहयोग करके वो किसी बुढ़े से परिचित न हुए हो, उन्होंने किसी बीमार को न देखा हो, उन्होंने किसी मृत को न देखा हो, यह बात तरक की संगत पर, तरक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इतिहास में यह भी पढ़ने को मिलता है, सिद्धार्थ गौतम तो राजा शुद्धोधन के विवाह उपरांत लंबे समय बाद पैदा हुए थे, जिसके बेटे की उम्र 28 वर्ष हो जाए तो उनके माँ बाप की और उनके जो पिता थे वो 5 भाई थे, 2 बहनें थी, यानी भरा पूरा परिवार था। तो क्या 28 साल की उम्र में उनके रिश्तेदारियों में, राजघराने में, परिवार में कोई मृत्यु नहीं हुई होगी, कोई मृत नहीं हुआ होगा, कोई पीड़ित नहीं हुआ होगा? ये सभी घटनाएं संभव हैं। और एक इतने बड़े विद्वान जो योग साधना करते थे और 28 साल की उम्र हर तरीके के ज्ञानार्जन के बाद में हो चुकी थी, तो ये अनुमान लगाना और इन बातों में सांसारिक घटना के बारे में जानकारी होना स्वाभाविक बात है। लेकिन इस बात को इसलिए छिपाया जाता है कि अगर सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग का कारण सात्य कोलियों के युद्ध की बात बताई जाती है, तो हमें उस समय के उनके प्रशासन व्यवस्था, उस समय की राजतंत्र व्यवस्था और साक्य संघ क्या था, उसकी नीति क्या थी, इस पर भी प्रकाश डालना पड़ेगा। और जब हम उस पर प्रकाश डालेंगे तो साक्यों की जो शासन पद्धति थी वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी, प्रजातंत्र प्रणाली पर थी, और उसी के आधार पर चल करके सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा बने और भारत को विश्व गुरु होने का दर्जा मिला। भारत को सोने की चिड़िया यानी संपन्न राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस बात को कहने में जो भगवान बुद्ध के दर्शन के विरोधी लोग हैं, वो अपने साहित्य को और अपने आप को कुछ छोटा महसूस करेंगे, इसलिए वो झूठ मूठ का सहारा लेकर के अपने गौरव को बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध के दर्शन का सही व्याख्या नहीं करते, सही जनता को नहीं बताना चाहते। किंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध भगवान बुद्ध के दर्शन का 20 वर्ष तक विशद अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलनों में भाग लिया, विस्तार से व्याख्यान दिए, धर्म मर्मज्ञों के बुद्ध दर्शन पर व्याख्यान सुने। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने से भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ का लेखन पूरा किया और उस तथ्यों का इसमें वर्णन किया कि शाक्य कुल की क्या परंपरा थी, क्या शासन पद्धति थी। तो सम्मानित साथियों, तथागत ने जब ये निर्णय ले लिया कि मैं शाक्य संघ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और राज्य को त्याग करके मैं चला जाऊंगा, और उन्होंने संघ को विश्वास दिलाया। उनकी इस बात को सुनने के बाद में संघ के लोग आश्वस्त हुए और कार्रवाई को समाप्त पर संघ विसर्जित होने ही को था कि एक तरुण शाक्य अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरी बात सुनो, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलने की अनुमति मिलने पर उसने कहा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम
अपने वचन का पालन करेंगे, तुरंत देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक बात है जिसमें मैं खुश नहीं हूं। जब सिद्धार्थ शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएगा तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का जो प्रस्ताव पारित हो चुका है तुरंत कार्रवाई करेगा? मैं चाहता हूं कि संघ आगे इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल राज के सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल राज समझ जाएगा सिद्धार्थ ने इसलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के विरोध में था। वह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध आरंभ के बीच कुछ समय का अंतराल देना चाहिए ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सके। संघ को लगा कि निश्चय से यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था। इसका औचित्य समझते हुए स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार शाक्य संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ। उस अल्पमत ने भी जो युद्ध का विरोध किया था, जिसमें अपनी बात साफ साफ करने को कहा गया था, उसने संतोष की सांस ली कि वह अनर्थ कर परिणामों की स्थिति से पार हो गया। सम्मानित उपासक उपासिकाओं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और भिक्षुओं से सुना होगा कि अगर वो राजा प्रसेनजीत को यह पता चलेगा कि निश्चित रूप से राजकुमार को इतनी जल्दी गृह त्याग करने के तुरंत बाद युद्ध हो गया, तो कारण वही होगा कि संघ ने सजा दी होगी। तो राजा प्रसेनजीत शाक्य वंश के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ देगा।